हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा। हमारा आज का लेक्चर गाइस स्पेशली जेआईबी के कैंडिडेट्स और डीबीएफ के कैंडिडेट्स के लिए है, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम जनवरी 2022 में है। राइट, कब है? जनवरी 2022 के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम है जेआईबी और डीबीएफ के। आपका हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो पेपर 2 है गाइस, कौन सा? पेपर 2 अकाउंट्स का। राइट, उसमें हमारे पास मॉड्यूल है आपका कौन सा? सी। कौन सा जी? मॉड्यूल सी। राइट, फाइनल अकाउंट्स। उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। किसको? फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो मॉड्यूल सी है या जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आपको पता होगा इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। राइट, इन एमसीक्यू से रिलेटेड ही आपके पास जो है केस स्टडीज भी आती हैं। राइट, जो कि आपकी 0.5 to 3 मार्क्स तक जो है वो कैरी करती हैं। राइट, हम लोग इस सेशन के अंदर आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं या फिर रिलेटेड जो भी केस स्टडीज बनती हैं फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहली जो केस स्टडी है गाइज हमारे पास, वो आपकी पास जो फाइनल अकाउंट्स की है, जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट सीओजीएस। राइट, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वी हैव परचेजेस, वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स एंड सेल्स गिवन है आपके पास। राइट, सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको जो है बताना है ट्रेडिंग और पीएनडल के बारे में। राइट, कोई भी कंसर्न है यार, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई कंपनी होगी, या फिर वी हैव बैंकिंग कंपनीज। राइट, वी हैव अदर कंपनीज ऑल्सो। वो सब कंपनीज जो है दो तरीके की चीज़ें बनाती हैं। सबसे पहले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूर बनाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सबसे पहली बात है कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? स्पेशली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या जो भी आपके फिनिश गुड्स के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर डील करता है, परचेजेस के अंदर, ये सब। चलिए, जितने भी आपके पास डायरेक्ट खर्चे हैं, क्या जी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे हमारे पास ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, और जो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड है, ठीक है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आपके पास जो है डायरेक्ट क्या आती हैं जी? इनकम आती है। क्या आती हैं? डायरेक्ट इनकम आती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, वी हैव वेजेस एंड सैलरीज। राइट, वेजेस एंड सैलरीज बोला है मैंने। राइट, वेजेस एंड सैलरीज हो गया। वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेजेस। राइट, वी हैव ऑक्ट्राई ड्यूटी, वी हैव कैरेज इनवर्ड ऑल्सो। ठीक है, जितना भी फ्रेट इनवर्ड है, ये सारे का सारा आपका किसका पार्ट है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। वी हैव डायरेक्ट इनकम ऑल्सो। डायरेक्ट इनकम कौन सी है? वी हैव सेल्स, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, वी हैव एबनॉर्मल स्टॉक ऑल्सो। ठीक है, ये सारा हमारा किसका पार्ट है? डायरेक्ट इनकम का। तो जब भी आपकी डायरेक्ट इनकम ज़्यादा होगी और डायरेक्ट खर्चे क्या होंगे? कम। आपकी डायरेक्ट इनकम जब भी ज़्यादा होगी और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आपका बैलेंस गाइस डेबिट साइड पे बचेगा, जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का। ऑफ कोर्स यार, अगर हमारी इनकम ज़्यादा और खर्चे कम हैं, तो जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट बोलते हैं, और ट्रेडिंग से जो भी बैलेंस बचेगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे, और वो प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, क्योंकि अभी इसमें से रिडक्शन होनी बाकी हैं। अगर मैं क्रेडिट साइड के बारे में बात करूं, अगर मेरे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और मेरी इनकम साइड कम हो, तो मेरे पास बचता है जी ग्रॉस लॉस। क्या बचता है? लॉस बचता है, अगर मेरा बैलेंस कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में। क्लियर? तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है फाइनल अकाउंट करने से पहले, कि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हमारे पास जो है डेबिट साइड पे क्या आता है और क्रेडिट साइड पे क्या आता है। जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, आपके डेबिट पे आएंगे, और जितनी भी आपकी इनकम है क्रेडिट साइड पे, तो ये आपकी डायरेक्ट नेचर की होनी चाहिए, रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग कंसर्न, एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट कंपल्सरी। राइट, चलिए सेकंड पार्ट पे, जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, जब आपका जीपी और जीएल निकल जाता है, ठीक है, आइदर वी हैव जीपी और आइदर वी हैव जीएल। राइट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके बाद जो आप चीज़ें बनाते हैं, वो आप बनाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हर कंसर्न के लिए बनाना क्या है? ज़रूरी। राइट, क्या बनाते हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। सेम इसकी भी यार ये डेबिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड को, और किसी भी अकाउंट की हम राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है। इसके भी खर्चे आप डेबिट में डालोगे,
और जो इनकम है वो कहाँ पे डालोगे जी, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है, डेबिट साइड पे खर्चे और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, इनकम। डिफरेंस क्या है कि आपके ट्रेडिंग में डायरेक्ट नेचर के आते थे, किस नेचर के आए, डायरेक्ट। पी एंड एल में आएगा आपके पास इनडायरेक्ट नेचर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। अब बारी आती है कि ये इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते कौन से हैं। वी हैव सैलरीज एंड वेजेस। ध्यान रखना, जब जब नाम लेंगे वेजेस एंड सैलरीज का, क्या बोला मैंने आपको, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वेजेस हम देते हैं दिहाड़ी वाले बंदों को और सैलरीज देते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को हम सैलरीज देते हैं, राइट। बट जब भी आपके पास लिखा है ना सैलरीज एंड वेजेस, क्या लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस, तो आप लोग इसको ट्रीट करेंगे पी एंड एल के अंदर डेबिट साइड पे, ठीक है। वी हैव सैलरीज एंड वेजेस हो गया, हमारे पास रेंट हो गया जी, ठीक है। मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट करवा रही हूँ, ठीक है। वी हैव बैड डेट्स ऑल्सो, राइट। वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन आर फिक्स्ड एसेट्स, राइट। वी हैव डिस्काउंट अलाउड हो गया गाइज। और क्या क्या है भाई, हमारे पास काफ़ी तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डिस्काउंट अलाउड हो गया, आपने कोई भी रेंट पे किया है, कोई भी सैलरी पे किया, वो सारे का सारा कहाँ पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा। अब बारी आ जाती है इनडायरेक्ट नेचर की इनकम की। कौन सी ऐसी इनकम है, अगर मान लीजिए आपने कहीं से डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव किया, अगर अलाउ किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर रिसीव किया तो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मेरी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बन जाता है। अब बारी आती है, सबसे पहले जो मुझे आपको बताना था कि जो ट्रेडिंग के बैलेंसेस बचे हैं जीपी और जीएल, जीएल जाता है आपका गाइज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, क्योंकि खर्चा है, खर्चे और लॉसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। तो ग्रॉस लॉस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर, किसको, ग्रॉस लॉस को। और ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग ट्रांसफर कर देते हो क्रेडिट साइड पे, किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को। ये चीज़ समझने के लिए आपको यार 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशली क्या कहते हैं कि एज पर नॉमिनल अकाउंटिंग, कौन सा रूल है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं और जितने भी नुकसान हुआ है वो डेबिट साइड पे डालना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ किसी भी तरीके का, तो वो क्रेडिट साइड पे। आई होप इट इज क्लियर। सो बोथ आइदर ट्रेडिंग और आइदर पी एंड एल इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कि हमारे पास जो ट्रेडिंग है और पी एंड एल है, आप लोग इसकी डेबिट साइड पे सारे के सारे खर्चे और लॉसेस डालते हो और क्रेडिट पे सारी की सारी इनकम और गेन। फर्क इतना है कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट आते हैं रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रिलेटिंग टू योर ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। बट पी एंड एल के अंदर आपके पास जो चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर योर ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर अदर जो है हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, वो पार्ट है पी एंड एल का। अब बारी आती है यहाँ पे भी बैलेंस बचने की। अगर तो आपके पास इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है और इनडायरेक्ट खर्चे कम है, तो आपका बैलेंस बचता है जी डेबिट साइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, राइट। क्या बोलेंगे जी, नेट प्रॉफिट। और ट्रेडिंग की अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच जाता है तो उसको बोलते हो जी आप नेट लॉस, एनएल, राइट। डेबिट पे बैलेंस बच रहा है क्योंकि इनकम ज़्यादा यार, खर्चे कम है, तो नेट प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस, हमारे पास खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो क्रेडिट पे बैलेंस बचता है, जिसको आप लोग बोलते हैं नेट लॉस। आई होप इट इज़ क्लियर। ये दोनों चीज़ें आपका फाइनल अकाउंट का मेजर पोर्शन कवर अप करती हैं। और पी एंड एल के बाद आप लास्ट में बनाते हो यार बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें कि आपके पास गिवन है COGS। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में COGS की फुल फॉर्म आ जाती है, ये पता होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जितना भी सामान आपने बेचा है ना, जितना भी सामान आपने सेल किया उसके ऊपर
कितनी लागत बनी वो आपको एक्चुअल में क्या करना है, कैलकुलेट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है COGS का, राइट। तो वो आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला है जी, ओपनिंग स्टॉक, जो साल की बिगिनिंग में स्टॉक गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेजेस। क्या ऐड किया, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं भाई, हाँ जी, नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं, कैश परचेजेस, समझ रहे हैं ना। आप लोगों ने सामान कैश में खरीदा, ठीक है। हमेशा हम मान के चलते हैं कि कोई भी कंज्यूमर सारा सामान कैश में नहीं बाय करता, उधार में भी करता है। तो जितना भी क्रेडिट परचेजेस हुआ, क्या हुआ, क्रेडिट परचेजेस, उसको भी ऐड कर लो, ठीक है। माइनस करो परचेज रिटर्न को, ऐसा भी होगा कि वापस भी किया जाएगा, तो वो जो बचेगा उसको क्या बोलोगे, नेट परचेजेस। आई होप इट इज क्लियर। कैश परचेजेस, जितना भी सामान कैश में खरीदा, ठीक है, जितना भी सामान उधार में खरीदा उसको बोलते टोटल परचेजेस। उन टोटल परचेजेस में से माइनस कर देना परचेज रिटर्न को, जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट परचेजेस। आई होप इट इज क्लियर। एक फॉर्मूला यहाँ से भी सीख लिया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जी, ठीक है, क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट नेचर के खर्चे, और माइनस कर देना जी क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना, माइनस। तो कितना वैल्यू आएगा यार, यहाँ पे 4800 का ओपनिंग स्टॉक है। नेट परचेजेस आपके पास गिवन है, देखियो सॉरी देखना, यहाँ पे किसी भी नेचर का कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस या फिर परचेज रिटर्न नहीं गिवन, राइट। सो हम लोग ये जो परचेजेस गिवन है इसको हम लोग नेट परचेजेस ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, जो कि आपके पास है 20800, राइट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 15110, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है जी, 5200 का। कैलसी आपको अलाउड है, कैलकुलेटर्स, राइट। तो आप लोग कैलसी पे कंप्यूट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 4800 ऐड करो, प्लस 20800, प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी 35510, ठीक है। कैलसीज अवेलेबल है, आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल था। COGS का आपने फुल फॉर्म भी सीख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। सेकेंड वन फॉर्मूला सीख लिया है ना, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ से यार एक क्वेश्चन जरूर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। तो ये पहली केस स्टडी थी जिसमें कि सबसे पहले आपको गिवन है COGS निकालने को, तो वो हमने निकाला। ध्यान रखना कितना है, 35510। इसका ही सेकेंड पार्ट है, ठीक है। COGS हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। COGS अभी आप लोगों ने कंप्यूट किया 35510 का। चलिए, अब आपको इस केस स्टडी में सेकंड पोर्शन में पूछा हुआ है GP निकालने को। क्या पूछा हुआ है, GP, राइट। आपके पास जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, अदर इनकम भी हैं, सेल भी गिवन है। तो GP कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है, सेल्स माइनस COGS। देखो जी, एक तरीका तो है P&L की आइटम्स के थ्रू निकाल लो। क्या बोला मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स के थ्रू निकाल लो। बट अगर आपके पास सेल्स गिवन है, कितनी गिवन है जी, 4770 माइनस अगर COGS भी गिवन हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी कंप्यूट कर सकते हैं। करिएगा, करना ज़रा, 4770 माइनस 35510, कैलसी पे कंप्यूट करके बताना 11560, ठीक है, 11560। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, सिंपल पूछा हुआ था GP निकालने को। फॉर्मूला है हमारे पास सेल्स माइनस COGS। किसी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार इसमें, ठीक है, पहले ही बता दूं, अकाउंट के अंदर किसी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको फॉर्मूलाज हैं वो याद करने ही है, और बहुत छोटे फॉर्मूलाज हैं यार। जितनी की सेल हुई, आपको सोचने वाली बात है, सेल्स आपकी आती है क्रेडिट साइड पे, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ एक्चुअल में कितना कॉस्ट बना, तो आपने ना GP निकाल लिया। ये तो मतलब लेमन लैंग्वेज हो गया ना, हम लोग नॉर्मली भी किसी से पूछे तो वो भी बता देगा GP बेसिकली क्या हुआ, राइट। चलिए, थर्ड केस स्टडी में, मतलब सॉरी फर्स्ट केस स्टडी में ही थर्ड पॉइंट है आपके पास नेट इनकम का। क्या पूछा हुआ है, नेट इनकम पूछा हुआ है। अब नेट इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, GP ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास,
हमने कंप्यूट किया था, माइनस आपके पास ऑपरेटिंग के खर्चे गिवन है जी, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और आपके पास क्या गिवन है जी, अदर इनकम गिवन है और सेल्स गिवन है। तो हम लोग नेट इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जीपी गिवन है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, हमारे पास अदर इनकम गिवन है। क्या गिवन है? अदर इनकम। क्लियर? आप लोग इसको ट्रीट करेंगे, मैं आपको नॉर्मली दिखाती हूँ कि P&L के थ्रू हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी कि आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की बजाय ना करके P&L के थ्रू करो। देखो जीपी यहाँ पे शो करते हो कि नहीं करते? कितना कंप्यूट करके आए हो यार अभी जीपी? 11560 है ना, यहाँ पे लेते हैं 11560 का आपका जीपी है, ठीक है। ऑपरेटिंग खर्चे हम लोग यहाँ शो करते हैं यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं ज़रा, 5060 के, ठीक है। अदर इनकम 500, ये आ गई यहाँ पे अदर इनकम, ठीक है, 500। चलो जी, सिंपल हो गया। जीपी अदर इनकम, सॉरी इनकम है ये, अदर इनकम, ठीक है। आप इसको ऐड करें, माइनस करें 5060 को, आपके पास क्या आ जाएगा जी, नेट इनकम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या कंप्यूट हो जाएगा? नेट इनकम। करना ज़रा, कितना बना ये, 11560 प्लस 500 माइनस 5060, ये बना आपके पास 7000, ठीक है। कितना बना? 7000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप उनको फॉर्मूला मत लगाना, उनको सिंपल ट्रीट करना, P&L में वैल्यूज पुट करना, ट्रेडिंग में वैल्यूज पुट करना और सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। 101% गारंटी है, यहाँ से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट, अगर आप ऐसे ट्रीट करके चलेंगे उसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ फर्म हैड बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ रुपीज कितना, 15,000, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ रुपीज कितना, 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें आपके पास ओपनिंग गिवन है, हम लोग ट्रेडिंग बना लेते हैं यार रफ सा, ठीक है, टी शेप ट्रेडिंग बना लेते हैं, जिसमें कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितने का, 15,000 का। एंडिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग गिवन है जी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे 20,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है जी, COGS गिवन है कितने का, 80,000 का, ठीक है। COGS गिवन है कितने का, 80,000 का, राइट। अब बारी आती है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। जो बैलेंसिंग बचेगा वो आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर होगा। 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख माइनस 15 कितना हो गया भाई, 1 लाख माइनस 15 85 है ना, 85,000 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। कितना बनेगा, 85,000 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग गिवन है, COGS गिवन है आपके पास और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पूछा है कितना बना। ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे शो करते हैं यार कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को। क्लियर? चलिए थर्ड वन, आपके पास यार इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन में से पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले गिवन है जीपी इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर देखो अभी हम करके आए हैं P&L की ऑपरेटिंग इनकम आती है हमारे पास इस साइड पे, ठीक है, राइट। कहाँ पे आती है? इस साइड पे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं इधर और जीपी आता है इधर। ज़रा ध्यान से देखना, मतलब अगर मैं ये ना भी देखूँ तब भी मुझे पता चलेगा कि जीपी में अगर मैं अदर इनकम को ऐड कर दूँ ना, जीपी में अगर अदर इनकम को ऐड कर दूँ, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हम लोगों का NI आया था, है ना, यही करके आया ना अभी। चलिए तो बताना ज़रा मुझे करेक्ट आंसर। जीपी इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, या फिर जीपी इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्या बना, COGS। डी ऑप्शन में गिवन है सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम।
सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी, है ना, राइट, सही बना ना, सी, जीपी इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस सीओजीएस। अगर हम लोग ऑपरेटिंग खर्चों में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। चलिए जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज। अब जो आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, हम लोग बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें बनाते हैं बिजनेस में यार। एक तो हो गया आपके पास सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1, ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L, तीसरा बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज योर बैलेंस शीट, BS, ठीक है। तो नंबर 1 पे ट्रेडिंग, नंबर 2 पे P&L, नंबर 3 पे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को, और आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपकी एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस को बताती है। सो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम इसे, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी ही बताता है आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को कि कितना आप लोगों ने खर्चा किया और कितनी आप लोगों ने इनकम करी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a balance sheet of a company is prepared as per the format prescribed in। आपके पास शेड्यूल 3, हमारे पास यार कंपनीज एक्ट आया 2013 के अंदर, 1956 के बाद, है ना, 1956 के बाद आया 2013 में। 2013 के अंदर कौन सा शेड्यूल है जी, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बताया गया है, क्या बताया गया, शेड्यूल 3 में 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक बताया गया पार्ट 1 और एक बताया गया है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको प्रेस्क्राइब किया गया है बैलेंस शीट का परफॉर्मा, ठीक है, कि एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में परफॉर्मा दिया गया बैलेंस शीट का, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 में मेंशन है P&L का परफॉर्मा, जिसमें आपको शेड्यूल मेंशन है, ठीक है, बैलेंस शीट के शेड्यूल और P&L के शेड्यूल पता होने ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पूछा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ बैलेंस शीट की जगह P&L पूछा होता तो पार्ट 2 करेक्ट था। क्लियर है, बैलेंस शीट पूछा है ना तो पार्ट 1 में गिवन है, ठीक है, P&L पूछा हो तो पार्ट 2 को क्लिक करना, और ध्यान रखना शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 2 नहीं, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो 5th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें सारे क्लियर है। मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अभी हम सीख के आए हैं, कौन सी चीज़ों को आप डेबिट में डालते हैं, सैलरीज एंड वेजेस। मैंने आपको पहले ही बोला अगर पहले लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज तो पार्ट होता ट्रेडिंग का, सैलरी वेजेस लिखा है तो ये पार्ट है जी P&L की डेबिट साइड पे जाता है। रेंट जो है वो भी हमारे पास P&L की डेबिट साइड पे जाता है। आपके पास इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, कमीशन, कमीशन पेड हो तो आपके पास डेबिट साइड पे, ठीक है, और रिसीव हो तो P&L की क्रेडिट साइड पे, तो ये भी हम लोग P&L में डालते हैं। वेजेस और सैलरीज गाइस ट्रेडिंग का पार्ट है जिसको आप डेबिट करते हो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिंपल सा आपको देखो परफॉर्मा पता होना ज़रूरी है, तभी मैंने बिगनिंग में आपको ट्रेडिंग और P&L बोला। इसका डिटेल परफॉर्मा है गाइस, जिसमें कि आपको GP और GL और NP दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग की डेबिट पे, कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, P&L की डेबिट, P&L की क्रेडिट, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, सब पता होना ज़रूरी है। चलिए 0.5 मार्क कैरी करता है बेसिकली यार ये क्वेश्चन, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास जिसमें कि आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन है, कंपनी है NS कंपनी, ठीक है, कैलकुलेट GP। अब क्या क्या गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है,
आप ध्यान रखना कि जीपी आप लोग पी&एल से भी कंप्यूट कर सकते हो और हम लोग ट्रेडिंग से भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो आइटम्स आपके पास गिवन है वो नॉर्मली ट्रेडिंग की गिवन है। चलिए तो मैं आपको ट्रेडिंग के थ्रू कंप्यूट करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे यार आप लोग, ठीक है, टी शेप रफ सा, बस 5-6 लाइन सफिशिएंट है। पहली पहली आइटम उठाते जाना और डालते जाना। परचेजेस गिवन है आपके पास, परचेजेस कितने की हैं जी, 10500 की। वेजेस गिवन है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे डाल दो 500 रुपया। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 200। रिटर्न आउटवर्ड, ध्यान रखना यार, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस करके आए थे ना, ठीक है, परचेजेस के अगेंस्ट जो भी रिटर्न होती है उसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। मतलब ये आपकी परचेज रिटर्न है। क्या है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न आपकी इनकम होती है। देखो परचेजेस अगर मेरा खर्चा है तो परचेज रिटर्न मेरी इनकम कैसे हुई, जब आप सामान खरीद के लेके आए थे तो आप पैसे पे करके आए थे। अब जब आप सामान दुकानदार को वापस करके आओगे तो दुकानदार आपके पैसे वापस करेगा। नो डाउट आज की डेट में एक्सचेंज चलता है, रिटर्न में कोई पैसे देता नहीं, बट स्टिल अकाउंट में हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं, जो कि आपके पास क्या है, इनकम है। कितना भाई, 500 रुपया, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड जाता है डेबिट साइड पे, कितना, 500। अब माइनस करने मत बैठना इसको, परचेजेस में से मैं माइनस करूँगी, मैं लिख चुकी हूँ, मेरे को हॉच वॉच नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको बस शिफ्ट करते जाएंगे। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना, 800। ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग के हैं इसलिए ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। चलिए कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, कैरेज इनवर्ड ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड होता तो पी&एल में चला जाएगा, राइट। रिटर्न इनवर्ड गाइस, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है मेरे पास, जब आप सेल करते हो ना, जब आप सेल करते हो तो आपको इनकम होती है ना, और सेल कर, जब हम सेल करते हैं तो हमें क्या होती है, इनकम। बट उसी इनकम के अगेंस्ट जब कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर आपको वापस कर जाता है सामान, तो वो जो वापस आया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो ये आपकी एक तरीके की सेल रिटर्न है। और अब ये आपके लिए खड़ा हो गया है जी खर्चा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, कितना, 400 रुपये। क्या है ये, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक गिवन है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 1150 का। और सेल्स गिवन है हमारे पास कितनी है जी, 16400, ठीक है। 16400, 500, 1150, 16400, इन सबको ऐड करो और ये परचेजेस, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आपका कैरेज इनवर्ड, ध्यान रखना कैरेज आउटवर्ड पी&एल की डेबिट में जाता है, ठीक है। देन वी हैव रिटर्न इनवर्ड। चलिए माइनस करें और ज़रा देख के बताना कितना बना। इसका टोटल बनता 18050 है ना, 18050 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आपके पास जीपी की बचती है। क्रेडिट साइड को टोटल करो और डेबिट में से माइनस करो तो कुछ आपके पास 5500 बैलेंस बच रहा है आपकी ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। और ये अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखना वहाँ पे आपके पास ऐसे भी गिवन होगा, जीपी 5500, ग्रॉस लॉस 5500। तो ध्यान रखना ये जीपी है, प्रॉफिट है जी, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंखें खोल के रटा मत लगाना, ठीक है। क्या निकला है, जीपी निकला है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। किसको टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इतना क्लियर है यार। कोई भी टॉपिक यार, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। कई बार मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा फास्ट रीड आउट करती चली जाती हूँ। तो इन केस कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है नीचे बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 15000, परचेजेस गिवन है 81,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 2000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 19600, सेल्स गिवन है हमारे पास 118,000 का। सिंपल पूछा है, COGS अभी फॉर्मूला करके आए हो, क्या क्या था फॉर्मूले में, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ध्यान रखना आपके पास कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, अगर है तो कंप्यूट करोगे आप लोग नेट परचेजेस को, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन। तो ऐड करो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कितनी गिवन है 81,000,
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 2000 के, माइनस कर दो जी क्लोजिंग स्टॉक को, कितने का है 19,600 का। ठीक है, कितना हुआ 15,000 प्लस 81,000 प्लस 2,000 माइनस जो है हमारे पास 19,600। इसको ज़रा कैलसी पे कंप्यूट करना यार, कितना बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितना आएगा। सेवन एट फोर डबल ज़ीरो। ठीक है, 78400। मूंजबानी मत करना यार, गलत मत कर देना, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी आपके पास जो है 3 मार्क्स तक की आती है और एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर, 78400। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 8 क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है COGS को। सेकंड पोर्शन में हमारे पास जीपी पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको जीपी भी बताया था यार, फॉर्मूला जीपी का क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल कितने की है 118,000 और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 78400। 78400 करना यार कैलकुलेट, 118,000 माइनस 78400 कितना बना ये 39600 है ना। 39600 का जीपी आ गया। फॉर्मूला भी आ सकता है यार ऐसे ही, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर केस स्टडी में आपके पास प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ये अकाउंटिंग का पोर्शन है इसमें आपके पास प्रैक्टिकल भी आएगा गाइस, ठीक है, और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी कवर अप करना ही है, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है केस स्टडी में अगर एक केस स्टडी गिवन है उसके एक पार्ट में प्रैक्टिकल हो और एक पार्ट में थ्योरी हो, कोई फॉर्मूला पूछा होगा या कुछ भी। चलिए, तो जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या कर दो क्लोजिंग स्टॉक। पर नेट परचेजेस मैंने बता ही दिया, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, दैट इज योर परचेज रिटर्न। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 39600। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स। अब देखिए, मैंने आपको अभी अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पीछे आ जाते हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका ना यार परफॉर्मा गिवन है ना, क्या गिवन है परफॉर्मा। मैं कोशिश करूँगी कि हम एक लेक्चर इस पर भी बनाएं जिसमें कि हम परफॉर्मा में मेंशन करेंगे कौन से शेड्यूल में, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में हमारे पास शेड्यूल्स हैं, उस शेड्यूल के अंदर, ठीक है, जितने भी हमारे पास शेड्यूल हैं, हमारे पास ऑन एंड अराउंड यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में जो शेड्यूल है वो कुछ कितने हैं भाई 12 शेड्यूल्स है ना, 12 शेड्यूल्स है हमारे पास बैलेंस शीट में। जो 12 नंबर शेड्यूल है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ का है, 1 नंबर से लेके कैपिटल, ठीक है, देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस। इन सब में कौन सी आइटम्स आती हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको बनता है लाइक दिस। ये रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड, ये मेंशन है आपके पास आपके शेड्यूल 2 में, ठीक है, किस में मेंशन है जी शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में कैपिटल मेंशन है, शेड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास किसका पार्ट है जी रिजर्व एंड सरप्लस का। सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट अबाउट दिस। क्लियर है, ध्यान रखना इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना P&L का, अब कई लोग ना गलत करके आएंगे इसको, क्योंकि कैपिटल में ट्रीट करते हैं हम लोग, एक्चुअल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं वहाँ पे और लॉसेस को वहाँ से माइनस कर देते हैं। तो यार वो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं शो किस में करते हैं। तो जो भी बैलेंस होते हैं ना P&L का, वो आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड के अंदर शो करते हो, ठीक है। मेजर हेडिंग क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आप लोग P&L को शो करते हो। क्लियर है, तो जितने भी रिजर्व्स हैं वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो, वी हैव सिंकिंग फंड रिजर्व आइदर, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑल्सो। क्लियर, सो ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज करंट एसेट्स इन दी बैलेंस शीट। करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, हाँ जी, एक होती है करंट एसेट्स, दूसरी होती है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो कोई भी बिजनेस, ठीक है,
या बिजनेसमैन बेसिकली कुछ ऐसी तरीके की एसेट्स बनाता है जिसको वो लेस देन इक्वल टू 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेता है। क्या? कोई भी ऐसे एसेट्स जिसको वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, या फिर सेल कर देगा और उससे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी वो चीज़ें, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। क्लियर? पर्पज ही बेसिकली उसका ये है। कोई भी ऐसे एसेट्स जो कि आपके मोर देन 1 ईयर तक यूज में आएंगे या उससे ज़्यादा यूज किए जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। ऐसे आपके पास होती हैं करंट लाइबिलिटीज। कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर में, कोई भी ऐसी करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर के अंदर अंदर पे ऑफ कर दी जाएंगी। लाइक वी हैव बी आर ऑल्सो, सॉरी बीपी ऑल्सो, करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बीपी, ठीक है। बिल पेएबल हो गया आपके पास, ठीक है। हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए गाइस, क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटीज हैं। और जो करंट शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो गए इसमें, ठीक है। और करंट एसेट्स कौन से हो गए आपके पास? यहाँ पे गिवन है, देखो पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज करंट एसेट्स इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मैं करंट एसेट्स के बारे में बात करूं तो इसमें हमारे पास यार स्टॉक्स आते हैं सबसे पहले, ठीक है, दैट इज योर इन्वेंट्री, ठीक है। वी हैव कैश आइदर इन हैंड और आइदर एट बैंक, कैश इन हैंड और बैंक, या फिर खाली बैंक लिखा हो वो भी। इन्वेंट्री, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वी हैव डेटर्स, ठीक है, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, ध्यान रखना, डेटर्स आर दी वन जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं। जिनके पैसे हमने देने हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो करंट एसेट्स हमारे पास क्या हो गए? स्टॉक्स हो गए, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, और हमारे पास क्या है? वी हैव बिल रिसीवेबल्स। क्या है जी? बिल रिसीवेबल्स। सो विच, इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन से करंट एसेट्स हमारे पास जो है नहीं है, नोट ऑन एज करंट एसेट। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, यार ऐसे लोन और एडवांसेस जो कि आपने 1 साल के लिए दिए हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? करंट एसेट्स मानते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होते हैं अभी बात करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके बीआर होते हैं। क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल। जब हम यार हम एक्चुअल में उधार में सामान को खरीदते बेचते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअल में बिल्स इशू करते हैं। उन बिल्स के अगेंस्ट या तो आप रिसीव करते हो या पे करते हो, तो उसको बीआर या बीपी बोलते हैं। अगर बीआर है तो आपका करंट एसेट हो जाता है, और अगर बीपी होता तो आपका करंट लाइबिलिटी बन जाता। देन वी हैव बैंक, ठीक है। क्या है हमारे पास? बैंक। बैंक भी आपका क्या है जी? करंट एसेट्स है, ठीक है। अब बारी वो पूछ रहा है कि कौन से करंट एसेट नहीं है, तो बारी आती है डेफर्ड टैक्स एसेट की। डेफर्ड टैक्स जो है ये आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। कैसे? ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है? टैक्स समझते हैं आप लोग कि जब भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं पूरे साल की, उसके ऊपर हमारे ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, मान लो आपका टैक्स बना था 1561 का, बट आपने दे दिया यहाँ पे 1861, ठीक है। 1561 बना, आपने कितना दिया? 1। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स। ये आपके फ्यूचर के लिए आपके पास एसेट बन जाता है। इसको आप P&L में से जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपके लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। उतना ही पोर्शन आपको अब कम पे करना पड़ेगा। अरे ऐसे होता है ना यार, बिल्स आते हैं आपके पास, कई बार आप उसको एक्सेस पे कर देते हैं तो नेक्स्ट बिल में वो सेटल हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। क्लियर है? अगर तो कम पे किया है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा, और ज़्यादा पे कर दिया तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। एंड दिस इज योर नॉन करंट एसेट। क्या बनता है ये? नॉन करंट एसेट होता है। क्लियर है? ये आपका नॉन करंट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ये मैंने यार A, C, D को भी टिक कर दिया, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इज योर नॉन करंट एसेट, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्लियर? अगर ज़्यादा पे कर दिया तो एसेट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। चलिए जी, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे गाइस।
आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी डाउट है या टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है जेआईबी में अकाउंट्स के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, आपके लिए केस स्टडी है, ठीक है। इस केस स्टडी में आपको जो है यार टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो निकालने हैं, तो आपका होमवर्क है, क्लियर है। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग जो है ये निकाल पाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं, पी एंड एल का पार्ट है, मैं बता देती हूँ आपको किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको ट्रेडिंग के साथ साथ पी एंड एल बनाना पड़ेगा और पी एंड एल के थ्रू आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। और आप लोगों को एक कमेंट सेक्शन में जो है बताना है इसका आंसर क्या है। क्लियर है जी? आई होप इट इज क्लियर गाइस। थैंक यू सो मच।